हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश शेखावत आप सभी का अरिंदम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सत्यम ऐप के ऊपर स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आप लोगों को रीजनिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करूंगा कि बैंक और एसएससी एग्जाम में रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो बैंक और एसएससी एग्जाम में हम रीजनिंग को किस तरह से अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक एग्जाम में रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक वैकेंसी आई है, दैट इज़ आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी। आईबीपीएस आरआरबी के अंदर अगर हमें इस एग्जाम को पास करना है तो हमें दो सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि यहाँ जो एग्जाम होता है वो दो पार्ट में होता है, फर्स्ट प्रीलिम्स एंड सेकंड वन मेंस। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसमें भी हमारा जो पेपर होता है वो दो तरीके से होता है, रीजनिंग एंड मैथ्स। दो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और इन दोनों के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होते हैं 40-40 और टोटल मिलाकर हमें 80 क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। इन 80 क्वेश्चन में हमें जो टाइम मिलता है वो मिलता है 45 मिनट्स का। अब नाउ 45 मिनट्स में हमें 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और प्रीलिम एग्जाम्स के अंदर हम 80 मिनट क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में सॉल्व करके इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करके फिर हम मेंस में अपीयर होते हैं। तो नाउ अब यहाँ पर रीजनिंग का वेटेज देखिए। नाउ रीजनिंग के यहाँ पर 40 क्वेश्चन हमें मिलते हैं और 40 क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं टाइम डिवाइड करूँ तो 45 मिनट को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 22.5 मिनट का टाइम हमें मिल पाता है। अब यहाँ पर जो रीजनिंग पूछी जाती है बैंक में वो किस तरह की रीजनिंग आती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैलकुलेट करने की जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस एग्ज़ाम के अंदर प्रीलिम्स को क्लियर करके मेंस में अपीयर हों और फिर मेंस की तैयारी को भी हम उसी लेवल पे लेके जा सकें जो कि बैंक में जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बैंक का रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नॉर्मल हमारे आरपीएससी एग्ज़ाम या जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं कांस्टेबल्स वगैरह के या एसएससी के एग्ज़ाम, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उनसे उसका लेवल थोड़ा सा अप होता है। तो वो रीजनिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं या किस तरह की हमें अप्रोच वहाँ पर डेवलप करनी है जिससे हम विद इन द टाइम हमारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें और हमारा एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। तो देखो बहुत सिंपल सा है, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। आज तक आपने कभी सुना कि कोई रीजनिंग में प्रोफेसर है? रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये रीजनिंग सिर्फ आपका आईक्यू चेक करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है और हमें क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जिसके अंदर हमारा ये चेक किया जा सके कि हमारा आईक्यू कितना डेवलप है या हम चीज़ों को कितनी जल्दी कैच कर पा रहे हैं या सिचुएशन को कितनी जल्दी से हम रीड आउट कर पा रहे हैं। रीजनिंग इज ऑल अबाउट द योर मेंटल मेच्योरिटी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अब रीजनिंग के अंदर कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या कैसे हम ये अप्रोच लगा सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे से जल्दी से अच्छे रिजल्ट मिल जाएं या हम बहुत जल्दी से कैसे इसको ग्रैब कर सकते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। देखो तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक बस स्टैंड है और उस बस स्टैंड पर हर आधे घंटे में एक बस जाती है पर्टिकुलर किसी डेस्टिनेशन के ऊपर। नाउ एक पैसेंजर वहाँ बस स्टैंड पर पहुँचता है और जब वो पहुँचता है तो उसे बोला जाता है कि आपकी बस 20 मिनट बाद आएगी और पैसेंजर ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो उस टाइम पे टाइम हो रहा था 12 बज रहे थे दिन के। तो अब नेक्स्ट बस उसकी कितने बजे आएगी? 12 बज रहे हैं, नेक्स्ट बस आएगी 12:20 पे, क्योंकि हर 30 उसने बोला है कि 20 मिनट बाद आएगी। अब देखो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लास्ट बस कितने बजे रवाना हुई थी, तो लास्ट बस 20 मिनट का टाइम बाकी है, 30 मिनट में बस आती है, इसका मतलब 12 बजे से 10 मिनट पहले हमारी बस एक जा चुकी है। अब जो नेक्स्ट बस आएगी वो 12:20 पे आएगी। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या कोई हमें स्टडी करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ हमारे माइंड को थोड़ा सा यूज़ करना होता है और उसको यूज़ करके हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो बस हमें रीजनिंग में इसी तरह की चीज़ें सीखनी होती है कि हमें सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन को हमें जल्दी से रीड आउट करना है, जल्दी से समझना है और समझकर हमें ये बताना है कि पर्टिकुलर जो भी चीज़ पूछी गई है उसका एंड क्या होगा या उसका आंसर हमारा क्या होगा। तो नाउ बैंक की रीजनिंग, अब अपन बात करें, बैंक की रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से डिफरेंट होता है। बैंक में जो रीजनिंग आती है वो 3 पार्ट में पूछी जाती है। 3 पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है कॉमन सेंस रीजनिंग। कॉमन सेंस रीजनिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन सेंस रीजनिंग मतलब अपना कॉमन सेंस लगाओ और क्वेश्चंस के आंसर दे दो। ये वो रीजनिंग होती है जो हर स्टूडेंट को आती है, हर पर्सन को आती है, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो एजुकेटेड ना हो। अब जैसे इसके अंदर चैप्टर कौन से आते हैं? इसके अंदर चैप्टर आते हैं फर्स्ट अल्फाबेट, A to Z, जो हमारा अल्फाबेट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।
अब अल्फ़ाबेट तो हम सबको आते हैं, हमें पता है 26 लेटर्स होते हैं, हमें पता है वोवल कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, हमें ये पता है 10 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर आता है, हमें ये पता है 15 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होती हैं, बस हमें उन्हीं से इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। नाउ इसी के अंदर एक और चैप्टर आता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशाएं। अब देखो, डायरेक्शन के बारे में भी हमें सबको पता है कि किस तरफ में उत्तर दिशा है, किस तरफ में दक्षिण दिशा है, वेस्ट किधर है या ईस्ट किधर है, सब कुछ तो हमें पता है। तो जब हमें सब कुछ पता है तो इस तरह के डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ होता है। तो हम बड़े आराम से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करके। हमें इसके लिए कोई लर्निंग्स नहीं सीखनी होती है कि भाई हम याद करें कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ये सब हमें नहीं सीखना होता है इसके लिए। तो बहुत छोटा सा चैप्टर होता है ये भी एक। नाउ इसके बाद आती है रैंकिंग। रैंकिंग जिसको हम श्रेणी भी बोलते हैं। अब रखो, रैंकिंग के अंदर हम स्कूल्स का दिन याद करो, जब हम सब ये देखते रहते थे कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कितना गैप है, 50 स्टूडेंट में अगर मेरा नंबर ऊपर से 10वां है तो मेरा नंबर नीचे से कितना है, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करते रहते थे। तो वही रैंकिंग अभी हमें दोबारा यूज़ करनी है यहाँ पे। नाउ इसके बाद में यहाँ पर एक चैप्टर और आता है, बहुत ही सिंपल सा, दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशनशिप। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप। हम सब सोशल लोग हैं, हमें पता है कि फैमिली में रिलेशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, हमें पता है कि हमारे फादर के ब्रदर जो हैं वो हमारे अंकल लगते हैं, हमें पता है कि मदर की जो सिस्टर है वो हमारी मौसी लगती हैं, हमें सब कुछ तो पता है। तो सब कुछ पता है तो फिर ब्लड रिलेशनशिप के चैप्टर के क्वेश्चंस को तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी बना के हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम बड़े आराम से कैलकुलेट करके बड़े आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। नाउ देखो, इसके बाद एक और मैं चैप्टर बताता हूं, दैट इज कैलेंडर। कैलेंडर, अब कैलेंडर में भी हमें सब पता है कि साल में 365 दिन होते हैं, महीने में 12 महीने होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किस महीने में 31 होते हैं, किस महीने में 30 डेज होते हैं, लीप ईयर कौन सा होता है, सब कुछ हमें पता है। मतलब बेसिक नॉलेज तो हमें सारी है ही। अब कैलेंडर में हमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हम आंसर देना होता है। अगेन कॉमन सेंस का पार्ट है, कॉमन सेंस यूज करना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है। कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चंस को मैनेज करना हमें सीखना होता है। छोटे छोटी चीज़ें हैं जो हम आप साथ में कैलकुलेट करेंगे और इन सारे चैप्टर्स को हम टिप्स पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, इवन विदाउट यूजिंग एनी पेन। नाउ इसके बाद में बैंक में हमें जो और चैप्टर मिलते हैं उसके अंदर हमें कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन मिलते हैं। कोई भी एक बड़ा सा सीरीज़ दे दिया जाता है जिसमें नंबर, सिंबल्स, अल्फ़ाबेट सारी चीज़ें मिक्स होंगी और फिर वहाँ हमें पूछा जाता है कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके जस्ट पहले नंबर है बाद में अल्फ़ाबेट है, या ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके पहले सिंबल है बाद में अल्फ़ाबेट है। इस तरह की चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर होता है। एंड देन नेक्स्ट इसके बाद में एक आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। 4 चीज़ें दे दी, 4 नंबर दे दिए, 4 महीने दे दिए, 4 हमें कोई भी फ्रूट्स दे दिए, 4 हमें कोई वेजिटेबल दे दी, सब्जियों के नाम दे दिए, 4 जानवरों के नाम दे दिए। पूछा गया कि एक ऐसा है जो इस ग्रुप में नहीं आता है, मतलब एक को हमें आउट करना है, इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट करना। इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो नाउ जनरली कुछ कॉमन चैप्टर हमारे कॉमन सेंस रीजनिंग के इस तरह से होते हैं। और देखो, सारे चैप्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि ये सारे चैप्टर्स तो आपके देखे हुए हैं, सब सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। और बिल्कुल बहुत ही आराम से सारे के सारे चैप्टर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। कोई भी हमें यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत इन चैप्टर्स को कैलकुलेट करने में नहीं होती है और इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलते भी हैं। तो इन चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ बैंक रीजनिंग में दूसरा जो पार्ट होता है वो कहलाता है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको हम AR बोलते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग। बैंक पीओ की रीजनिंग का ये एक तरह से बैकबोन है। बैकबोन मतलब कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका लगभग 80% पार्ट हमारा एनालिटिकल रीजनिंग से बैंक के अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर जो चैप्टर होते हैं वो पहला जो चैप्टर है वो है इक्वालिटी। देन दूसरा जो चैप्टर है, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा इनका आपको, सैलेगिज्म। तीसरा जो चैप्टर है ये आता है इसके अंदर इनपुट आउटपुट। नाउ फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग एंड देन फिफ्थ वन इज DS, डेटा सफिशिएंसी। और देन आता है पजल्स। और पजल्स में भी 3 पार्ट की तरह के पजल्स होते हैं। वन इज seating arrangement, then second is combination puzzle and third is blood relationship puzzles। ये हमारे 6 चैप्टर हमें इस एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर मिलते हैं।
अब नाउ यहाँ वाले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो शायद हो सकता है कि हमने इन चैप्टर का कभी नाम भी ना सुना हो, क्योंकि ये जो रीजनिंग है वो सिर्फ बैंक में पूछी जाती है, बाकी किसी भी एग्जाम में इस तरह की रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आते। तो हमारा जो बैंक पीओ का रीजनिंग का जो बैकबोन है वो एनालिटिकल रीजनिंग रहता है। अब जैसे हम आरआरबी एग्जाम की बात कर रहे थे, आरआरबी एग्जाम में टोटल आएंगे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से उसका जो रेशो रहेगा इन दोनों का वो जनरली ये रहेगा, 10 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलेंगे और 30 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलेंगे, और ये हमारा 40% क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, 10 की जगह 8 भी हो सकते हैं, 30 की जगह 32 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें आरआरबी एग्जाम को क्लियर करना है, और आरआरबी क्या किसी भी बैंक के एग्जाम को क्लियर करना है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो जनरली जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसके अंदर 3 महीने का बैच होता है, 3-3.5 महीने का बैच जो चलता है, उसमें रीजनिंग की जो 60-70 क्लासेस हमें मिलती हैं, यू कैनॉट बिलीव, आपको विश्वास नहीं होगा, 60-70 क्लासेस के अंदर से हम एनालिटिकल रीजनिंग को लगभग 50 घंटे पढ़ते हैं। रीजन पास भी तो यही कराएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बल्क में आते हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं, मतलब 5-5 के लॉट आते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन मिलते हैं वो सिंगल मिलते हैं, यहाँ जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो 5-5 के लॉट में मिलते हैं। तो अगर मेरा कोई यहाँ चैप्टर छूट गया तो मुझे नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 नंबर की। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चैप्टर छूट गया तो नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 नंबर की। तो इसलिए हमारा पूरा फोकस बैंक एग्जाम में इस रीजनिंग पर आता है। और इसमें भी देखो एक और कमाल की चीज, हमारा एक चैप्टर होता है पजल्स। आपके 40 में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो बात करें हम, वो हमारे आते हैं पजल से। बैंक के एग्जाम में पजल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट एक पार्ट होता है, एक कॉम्बिनेशन पजल होती है, एक हमारी ब्लड रिलेशनशिप पजल्स होती है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है और यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस देखिए आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस तो यही है। क्लियर? तो नाउ हम जब बात करते हैं ना बैंक एग्जाम की, तो हम एनालिटिकल के ऊपर फोकस करके रखते हैं कि इस पार्ट में हमारा होल्ड ऐसा होना चाहिए, इस तरह का स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, वो हम आराम से क्रैक कर सकें। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के लेवल की। क्वेश्चंस का लेवल बैंक के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में दोनों में रीजनिंग आती है। दोनों में फ़र्क सिर्फ एक ही है, कंटेंट्स यही रहते हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि अगर मेंस की बात करें तो एक पार्ट और ऐड हो जाता है इसके अंदर, वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। ये पार्ट हमारा इसमें और ऐड हो जाता है। तो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट एक और आता है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस हमें लॉजिकल रीजनिंग के मेंस एग्जाम में मिलते हैं। लेकिन अगेन अगर मेंस में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 50 में से 35 क्वेश्चन तो अगेन हमें एनालिटिकल रीजनिंग से ही मिलता है। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होना चाहिए वो एनालिटिकल रीजनिंग होना चाहिए। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एनालिटिकल रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम क्वेश्चन देखें और हम डायरेक्टली टिक कर लें। लेकिन उससे पहले हमें एनालिटिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, बहुत अच्छे से उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं, ताकि हमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब देखो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हम कि क्वेश्चंस का लेवल बैंक में और एसएससी या आरपीएससी जो एग्जाम है वहाँ पर रीजनिंग के लेवल में काफ़ी फ़र्क होता है। बैंक में जैसे हम बात करें अल्फ़ाबेट, अब अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। अल्फ़ाबेट के नॉर्मल क्वेश्चन ये आते हैं कि राम को ये लिखा जाता है तो शाम को क्या लिखा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। या फिर बोला गया होगा कि अल्फ़ाबेट के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ये क्वेश्चन सारे जो हैं वो लो लेवल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आरपीएससी और आपके एसएससी एग्जाम से पूछे जाते हैं। लेकिन बैंक में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बैंक में हमारे अल्फ़ाबेट जो चैप्टर है, जो लगता है हमें ऐसा है कि अल्फ़ाबेट बहुत सिंपल सा पार्ट होता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल किस तरह का होता है, तो हमें एक्चुअल प्रिपरेशन उसी लेवल की करनी होती है ताकि हम उन क्वेश्चंस को मीट आउट कर सकें, उनको चेक कर सकें। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसका आपको। मैं एक आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसे बोलते हैं। जैसा कि आपने अल्फ़ाबेट कोड डिकोड के अंदर देखा होगा, क्वेश्चंस आपने देख रखे होंगे, आप फैमिलियर होंगे। मैं ये समझ के बात कर रहा हूँ कि आप फैमिलियर हैं क्वेश्चन से। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी तरीके से जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं आपको। नाउ यहाँ पर हमें ये 4 वर्ड दिए हैं और इन चारों को इस तरह से लिखा जाता है। फिर अगेन देखो सेकंड लाइन के अंदर देखिए, अगेन आपको 4 वर्ड मिल रहे हैं और अगेन लिखा हुआ है कि इन चारों को इन 4 तरीके से लिखा जाता है। फिर नाउ थर्ड नंबर में अगेन बोला गया है कि ये 4 लेटर हैं और इन चारों को
इन 4 तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? अब पहली चीज तो ये कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इसके नीचे इसके क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टारगेट का कोड तो हो गया N2 और रुपी का कोड हो गया I3 या फिर यूजुअल का कोड हो गया F3 या फिर पार्ट का कोड हो गया L2 ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं, इन चारों वर्ड का कोड इन चारों में से कोई एक है। कौन सा किस प्लेस पे है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें ढूंढना है और वो ढूंढ के हमें फिर ये बताना है कि इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा और ये कोडिंग किस तरीके से की गई है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन हमें मिलता है तो है तो कोडिंग का ही क्वेश्चन, तो क्या आपको ये क्वेश्चन इस तरह का लग रहा है कि नॉर्मल पैटर्न का क्वेश्चन है कि इसको देखते ही हम सॉल्व कर देंगे? इसके लिए हमें अल्फाबेट के ऊपर भी बहुत स्ट्रांग होल्ड चाहिए और हमारा IQ इतना तेज होना चाहिए कि हम फटाफट इसको रीड आउट करें और फटाफट ये फाइंड आउट कर पाएं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन है किस चीज के ऊपर बेस। तो वो हमें यहाँ पे रीजनिंग के अंदर सीखना होता है, बैंक की रीजनिंग में स्पेशली, क्योंकि बैंक की रीजनिंग में बैंक के एग्जाम में रीजनिंग का लेवल जो है वो बहुत टॉप पे रहता है। क्लियर? तो अब देखो इसके ऊपर थोड़ी सी अपन बात करते हैं। देखो मुझे यहाँ पे टारगेट लिखा हुआ मिल रहा है, मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ मुझे मेड लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ ओवल मिल रहा है और यहाँ गेमर, 4 वर्ड लिखे हुए हैं और इन चारों के कोड ये हैं N2 T3 $L2 G4%। कोडिंग का पैटर्न देखो एकदम सेम है, पहले लेटर है, फिर नंबर है, फिर सिंबल है, फिर अगेन लेटर है, नंबर है, सिंबल है, फिर अगेन लेटर है, नंबर है, सिंबल है, फिर लेटर, नंबर, सिंबल। मतलब हर वर्ड में एक लेटर लिया गया है, फिर उसके साथ कोई नंबर एसोसिएट किया गया है और फिर उसके साथ में कोई सिंबल पेस्ट किया गया है। हर जगह देखो, लास्ट लाइन में भी आप देखोगे यहाँ पे L2 पहले लेटर, फिर नंबर और फिर सिंबल, V2 अल्फाबेट, नंबर, सिंबल, K2%, सेम वही पैटर्न आ रहा ना। तो कोडिंग इस तरह से की गई है। अब ये कोडिंग की कैसे गई है, क्या इसमें किया गया है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं, इसको समझने के लिए कि अल्फ़ाबेट की क्या चीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ देखते हैं। देखो ये हमारी अल्फ़ाबेट है, मैं अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। ये हमारी अल्फ़ाबेट है, टोटल इसमें 26 कैरेक्टर होते हैं, मैंने 26 कैरेक्टर पूरी लिख दिए। अल्फ़ाबेट के अंदर एक चीज़ होती है, अल्फ़ाबेट में हर एक कैरेक्टर का एक अपोजिट कैरेक्टर होता है। क्लियर? ये मैंने जो अल्फ़ाबेट आपके सामने लिखा है इसके अंदर हर एक कैरेक्टर का अपोजिट कैरेक्टर है और मैंने इसको अपोजिट की फॉर्म में लिखा है। तो क्या हो गया, ए का अपोजिट कहलाता है Z, बी का अपोजिट कहलाता है Y, इसी तरह से G का अपोजिट कहलाता है T और इसी तरह से K का अपोजिट कहलाता है P। ये हमें ध्यान रखना होता है इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहां पर अगर हम गौर करें तो देखो एक चीज, टारगेट, मेड, ओवल और गेमर और इनके कोड ये 4 लिखे गए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ फर्स्ट लिखा गया है N2 @ ये किसका कोड है, मुझे ढूंढना है। अब मैं अगर n ढूंढूं तो n तो किसी में भी नहीं है, n इसमें 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 भी नहीं है, तो ये n को तो मैंने नहीं उठाया कहीं से, क्योंकि अगर मैं n को कहीं से उठाता तो n इनमें से चारों में से कहीं ना कहीं होना चाहिए था, n तो नहीं है। तो पहली चीज तो मेरी ये खत्म हो गई कि मैंने n कोई पोजीशन नहीं उठाई है। तो अब n कहां से आया ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अब देखो एक दूसरी चीज और देखते हैं, n को सोचो कि n एसोसिएट कैसे हो सकता है। एक चीज अगर आपने देखी हो तो यहां पर एक बार गौर करना, n का अपोजिट क्या है, m। क्लियर? और मेरे पास में टारगेट की अगर मैं बात करूं, टारगेट, मेड, ओवल और गेमर, इसके अंदर इस m का जो अपोजिट है वो n ही होगा ना। ओके, अच्छा आगे चेक करते हैं। अगर मान लो फर्स्ट कैरेक्टर का अपोजिट लिया जा रहा है तो यहां o है, o का अपोजिट क्या है, o का अपोजिट क्या होता है, l। तो इसका मतलब एक कोड मेरा l से स्टार्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं, G का अपोजिट क्या होता है, देखो G का अपोजिट क्या है, T, तो एक कोड T से स्टार्ट होना चाहिए। और यहां पे T, तो T का अपोजिट G, तो एक कोड G से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां पर चेक करते हैं, देखो N मिल रहा है हमें, बिल्कुल मिल रहा है। उसके बाद T भी मिल रहा है। उसके बाद में
यहाँ पे जी, एक हमारे पास देखो जी से स्टार्ट होने वाला कोड भी है, एक एल से स्टार्ट होने वाला कोड भी है हमारे पास। तो इसका मतलब कोडिंग की एक चीज हमने कैच कर ली है, क्या कि हर वर्ड को उसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर है, उसके अपोजिट से लिखा गया है। ये चीज हमने कैच करी। अब देखो दूसरी चीज क्या करते हैं। टारगेट का कोड जी से स्टार्ट होगा, ये हमें पता चल चुका है। इसका मतलब टारगेट का कोड ये है। अब ये तो पता लग गया कि ये टारगेट का कोड है, लेकिन टारगेट के साथ में जी के साथ में 4 और % और लगा हुआ है। तो हमें ये चीज और चेक करनी पड़ेगी कि ये 4 और % कैसे आया। अब यहां पर ये कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा आसान है। रीजन क्योंकि ये पता लग चुका है कि टारगेट का कोड जी से स्टार्ट होगा। अब टारगेट पे गौर करो कि टारगेट से 4 कैसे आ सकता है। 4 किसका नंबर होता है? A B C D, D का नंबर होता है। D तो नहीं है यहां पे, तो 4 किसी कैरेक्टर का नंबर तो नहीं है। अब 4 कैसे आ सकता है? अब देखो 4 कैसे आ सकता है। टोटल यहां पे टारगेट में कितने नंबर है? कैरेक्टर 6 कैरेक्टर है। 6 कैरेक्टर हैं और यहां पे 2 लिए गए हैं, और इन 6 के अंदर भी वहां पे हमारा कितना लिया गया है? 4। जी के साथ में 4 लिया गया है। तो मैं ये मान लूं कि टोटल 6 कैरेक्टर हैं, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। एक बार के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने 4 को कनेक्ट कर दिया कि 4 कैसे कैसे आ सकता है। ओके, नाउ फिर आते हैं मेड पे। मेड में 4 कैरेक्टर हैं, तो 4 कैरेक्टर में से 2 माइनस करेंगे तो फिर जो n के साथ आना चाहिए वो नंबर होना चाहिए 2। यहां पे भी 2 आ रहा है, ये भी क्या मैच कर गया। फिर आगे चलते हैं। ओवल का जो कोड है वो L से स्टार्ट होगा। ओवल में 4 कैरेक्टर है, 4 में से 2 हट गएंगे तो बचेगी 2। अगेन ये भी मैच कर रहा है। फिर नाउ गेमर में 5 कैरेक्टर हैं, T से स्टार्ट होगा कोड, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3। तो नाउ इसका मतलब हम कोडिंग को ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखो, जैसे मुझे निकालना है इंक लाइन का कोड, सबसे पहले आई का अपोजिट करना पड़ेगा। आई का अपोजिट क्या है? आर। तो इंक लाइन का जो कोड होगा वो आर से स्टार्ट होगा, ये तो कंफर्म हो गया। नाउ लास्ट लाइन में ढूंढो जरा आर का है। लास्ट लाइन में हमें आर मिल गया। अब नाउ देखो इसके साथ नंबर दिया गया है 5। इंक लाइन के कैरेक्टर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 5। मैच कर गया। और देखते हैं। नाउ जैसे सपोर्ट हमें चाहिए फेवर का कोड। फेवर को कोड में एफ का अपोजिट क्या है? यू। तो कोड फेवर का जो है वो यू से स्टार्ट होगा। यू से स्टार्ट होने वाला कोड थर्ड लाइन में ढूंढो, कहां पर है? यू से स्टार्ट होने वाला कोड हमारे पास यहां पर है। फेवर में कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब अब हम कोडिंग की 2 पोजीशन कैलकुलेट कर चुके हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर कैसे आएगा ये हमें पता लग चुका है। सेकंड नंबर जो उसके साथ में नंबर एसोसिएट किया गया है वो कैसे आया है वो भी हमने पता लगा लिया है। अब हमें कोडिंग में एक चीज और कैलकुलेट करनी है कि ये जो सिंबल है ये सिंबल कैसे आ रहा है। 2 चीजें तो पता लग गई, लेकिन सिंबल को और चेक करना है। तो देखो सिंबल को भी चेक करते हैं अब अपन। सिंबल को चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं। एक चीज देखो, मुझे डॉलर यहां दिख रहा है, मुझे उसके बाद डॉलर यहां भी दिख रहा है, ठीक है, और मुझे डॉलर एक यहां भी दिखता है। मैंने 2-3 डॉलर को पकड़ लिया कि जहां पे कॉमन डॉलर आ रहा है। T3 डॉलर, ये कोड किसका है? गेमर का। नाउ थर्ड लाइन के अंदर U4 डॉलर, यू कोड किसका होगा? यू कोड होगा फेवर का। एंड नाउ लास्ट लाइन के अंदर V2 डॉलर एवर का कोड है। गेमर, फेवर और एवर, इन तीनों के ही कोड जो हैं उनके साथ में लास्ट में डॉलर सिंबल लगाया गया है। तो इसका मतलब इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो डेफिनेटली होगा। चेक करते हैं एक बार। देखो गेमर में सबसे लास्ट में आर आ रहा है, फेवर में भी सबसे लास्ट में आर आ रहा है, और एवर में भी सबसे लास्ट में आर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जिसका लास्ट कैरेक्टर आर है वहां पे डॉलर लगाया जाएगा। और चेक करते हैं एक और एग्जांपल। एट द रेट को देखते हैं। एट द रेट यहां है, एट द रेट यहां है, और एट द रेट यहां है। तीनों को चेक करते हैं। N2 एट द रेट, N2 एट द रेट, ये मेड का कोड हुआ, ये मेड का कोड हुआ। सेकंड नंबर I3 रुपी का कोड हुआ। नाउ नेक्स्ट S3 एट द रेट हुआ हाउस का कोड। जरा मेड, रुपी और हाउस में जरा देखो क्या चीज कॉमन आ रही है। दिख रहा है सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? ई। इसका मतलब जिसका लास्ट कैरेक्टर ई होगा उसके साथ में एट द रेट लिखा जाएगा। तो हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली। हमने कैरेक्टर पता लगा लिया, हमने नंबर पता लगा लिया, और हमने लास्ट में सिंबल कैसे आ रहा है ये भी पता लगा लिया। तीनों चीजें हम पता लगा चुके हैं। अब तीनों चीजें पता लगा चुके हैं तो अब इसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कैसे देने हैं। सपोज आपको ये पूछ लिया गया कि
राम का कोड क्या होगा, राम का कोड, इस कोडिंग के पैटर्न पर राम का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट का अपोजिट, आर का अपोजिट क्या होता है, आई। नाउ नेक्स्ट, टोटल कैरेक्टर है 3, 3 में से 2 गए तो 1, तो नंबर आएगा इसके साथ में 1। अब लास्ट में क्या है, एम। अब एम हमारे पास में यहां पर नहीं है, किसी में भी देखो लास्ट में एम नहीं है, तो एम अगर किसी में भी लास्ट में नहीं है तो जो एम के लिए जो सिंबल्स यहां पर जो आएगा ना, वो सिंबल ऐसा सिंबल होगा जो @ भी नहीं हो सकता, डॉलर भी नहीं हो सकता, हैज भी नहीं हो सकता, % भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई एक नया सिंबल आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे फाई का साइन, ऐसा कोई सिंबल हमारे को मिलेगा यहाँ पे। क्लियर। तो हम इसी तरह से अगर हमें मान लो सपोज हमें पूछा गया एक वर्ड लेते हैं जिसका कोड अपन निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका कोड हमें क्या मिलेगा। वर्ड ले लिया हमने, सपोज कोड ही ले लेते हैं कि कोड, इसकी कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले तो सी का अपोजिट लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। टोटल कैरेक्टर है 4, -2 करेंगे तो कितना आएगा 2। लास्ट में है ई लास्ट में है, तो देखो ई लास्ट में हाउस में, मेड में, रुपी में, क्या है इनका कोड, मेड का कोड क्या है, @ तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और यहां पर 5 क्वेश्चन हमें इस तरह से पूछे जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो बैंक में रीजनिंग है उसका जो लेवल है वो आपकी जो दूसरी रीजनिंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसके लिए हमें यहाँ पे बहुत ही डेप्थ थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए। हमें जैसे अल्फ़ाबेट की बात करें तो बहुत डेप्थ में जाके अल्फ़ाबेट के बारे में पता होना चाहिए, उनकी पोजीशंस क्या है, अपोजिट्स क्या है, लेफ्ट से नंबर क्या है, राइट से नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर हम इस लेवल को टच कर जाते हैं, इस तरह के लेवल को टच कर जाते हैं, तो बिलीव मी बैंक का पेपर मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं ना, उन सब में सबसे इजी पेपर है। आप देखो एक बार कि अगर रीजनिंग में आपने 6 टॉपिक एनालिटिकल के कवर कर लिए तो आपका बैंक एग्जाम का रीजनिंग क्लियर है। इसी तरह से मैथ्स के अंदर अगर आपका स्पीड अच्छा है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का होल्ड अच्छा है और आपका अर्थमेटिक अच्छा है, तो आप मैथ्स भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो नाउ आरआरबी जो एग्जाम है इसमें मैथ्स और रीजनिंग का इंपॉर्टेंस आता है। नाउ मेंस के अंदर अगेन जाएंगे आप, तो हमें जीके और कंप्यूटर और इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना है, वो हमें एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बिलीव मी, अगर हम कंटिन्यूसली थोड़ा सा फोकस करके काम करें तो हम बैंक एग्जाम को विद इन 3-4 मंथ्स की प्रिपरेशन से बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये आरआरबी का है, इसके बाद में आईबीपीएस क्लर्क भी एग्जाम आएगा, आईबीपीएस पीओ भी आएगा, और सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कहीं पे भी कोई भी फर्क नहीं है। तो अगर हम आज स्टडी करना स्टार्ट करें, हमारा एग्जाम लगभग सितंबर-अक्टूबर में होगा आरआरबी का फर्स्ट, उसके बाद में पीओ का, उसके बाद में क्लर्क का, तो इट मीन्स हमारे पास में लंबा टाइम है। तो 2 और 3 मंथ्स की स्टडी के अंदर हम आराम से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा आपको इंट्रो था कि हमें प्रिपरेशन किस तरह की करनी है और हमारा माइंड सेट को हमें कहाँ लेकर जाना है ताकि हम उस तरह की तैयारी कर सकें। हमें थोड़ा सा अपर लेवल पर सोच के चलना है और हमें तैयारी के लिए उसी तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस या जिस लेवल को मैच करता है बैंक एग्जाम, उस तरह के क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर टाइम टू टाइम आते रहेंगे, और आप लोगों को हम वही लेवल की तैयारी कराएंगे जो एक्चुअल में एग्जाम पे आती है। हम यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे कि हम सिर्फ आपको यहाँ पे क्लासेस के अंदर ये बताते रहें कि डायरेक्शन में क्या करना है या स्लॉक्स में क्या करना है या पजल्स में छोटे छोटे पजल्स कराते रहें, उनसे फ़ायदा नहीं है। हमें यहाँ पे बहुत ही डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी और हम उसके लिए तैयार हैं आप लोगों के साथ के अंदर। आई होप कि आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। फिर दोबारा मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।